कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर फैंग से, जहाँ मिशू उसे होटल में लेकर जा रही होती है और वहाँ पर टैंग आई होती है। सोचती है फैंग मुझे शादी में चीट कर रहा, ये प्रूफ मिलने के बाद वो मुझे तो डिवोर्स दे ही देगा। और तभी शू रूम से बाहर आती है, कॉल पे कहती है कि मैंने फैंग को लव मेडिसिन दे दी है, अब मैं यहाँ वीडियो बना लूंगी और फिर वो मुझसे शादी करने पर मजबूर हो जाएगा। अब ये सारी बातें तो टैंग सुनती है। सोचती लड़की तो फैंग को फंसाना चाहती और वो शू के पास जाती है, उसे मार के बेहोश कर देती। फिर वो तो रूम में आ जाती है। सोचती मानती कि मेरे पास फैंग को लेकर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं उसे हर्ट होते हुए देखूं। और फैंग यहाँ पर तो पूरे नशे में होता है, वो तो टैंग को पकड़ लेता है। टैंग उसके फेस को पकड़ती कहती तुम्हारा फेस इतना हॉट क्यों है? तो फैंग कहता है तुम्हारी वॉइस मैंने पहले कहीं तो सुनी है। और वो तो यहाँ पर टैंग को किस करता है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर 2 महीने बाद फैंग कहता है उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? तो सेक्रेटरी कहता है नो बॉस, हम अपनी सारी पावर्स का यूज तो कर रहे हैं। तो फैंग कहता है जल्दी पता करो। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस क्या सच में आप अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हो? तो फैंग कहता है मेरे और मेरी वाइफ के बीच में कोई भी फीलिंग्स तो नहीं है और ये शादी तो ग्रैंडमा के जबरदस्ती की वजह से हुई थी, डिवोर्स तो होना ही था। और सोचता है उस रात उस लड़की ने मुझे बचाने के लिए अपनी इनोसेंसी खो दी, मुझे उसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। फिर वो तो टैंक से मिलने घर पहुंच जाता है, जहाँ वांगमा सफाई करवा रही होती है। तो टैंक कहती क्या बात है? वांगमा कहती मिस्टर फैंग आपसे मिलने आ रहे हैं। अब दोनों यहाँ पर खाने के लिए बैठते हैं कि टैंक को तो वो मीटिंग की फीलिंग आती है। वो कहता है क्या बात है? टैंक कहती मुझे ना वेस्टर्न खाने की आदत नहीं है शायद इसलिए। तो फैंग कहता है वांगमा दूसरा खाना लेकर आओ। टैंग कहती थैंक यू सो मच और सोचती 2 महीने पहले मेरे और फैंग के बीच जो कुछ भी हुआ था ये जानने का फैंग को हक तो है ना। और दोनों साथ में कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है। टैंग कहती पहले तुम कहो। तो वो कहता है टैंग मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। उसे यहाँ पर पेपर्स देता है। तभी फैंग सोचता है कि टैंग को फैंग फैमिली खाने पीने को नहीं देती, लड़की कितनी पतली है ना, इसकी फिगर बिल्कुल उस रात की लड़की की तरह है। तो टैंग कहती इस डिवोर्स की वजह फैंग कहता है मेरे दिल में कोई और है। अब यहाँ पर टैंग तो काफ़ी उदास होती है। फैंग कहता है शादी मैंने ग्रैंडपा के कहने पर की थी और हमारे बीच तो कोई फीलिंग्स नहीं है, हम दूसरी बार मिले हैं शादी के बाद। तो टैंग सोचती इसका मतलब कि पहले से किसी से प्यार करता है, तो उस रात के बारे में कोई भी बातें बताने की क्या ही ज़रूरत है। फैंग कहता है हमने हमारी शादी की बातें पब्लिक तो नहीं की, तो फिर हमारे डिवोर्स के बाद तुम्हारी लाइफ पर कोई भी असर तो नहीं होगा। मैंने सिटी के सेंटर की 2 प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर दी हैं और ये 50 मिलियन तुम्हारे डिवोर्स के कंपनसेशन के तौर पे। इतने पैसे काफ़ी तुम्हारी लाइफ टाइम को स्पेंड करने के लिए। तो टैंग सोचती है मुझे फैंग से डिवोर्स चाहिए था, इसलिए तो मैं उससे चीटिंग में पकड़ने के लिए होटल गई थी ना। और कहती ठीक है। फिर आगे दोनों का तो डिवोर्स हो जाता है। जहाँ फैंग तो उसे घर पे ड्रॉप करने की बात करता है तो टैंग कहती मैं खुद ही जा सकती हूँ, थैंक यू मेरी इन महीनों केयर करने के लिए। और उसके हाथों में वो तो विला की चाबी और वेडिंग रिंग देती है। फैंग उसे लेकर तो चला जाता है और तभी रोड पर तो टैंग बेहोश हो जाती। फिर आगे अस्पताल में उसे होश आता है। कहती नर्स से मुझे क्या हुआ था? तो नर्स कहती आपको तो लो ब्लड शुगर हो गया था, आप समय पर आ गई थी, पर खुद की केयर आपको करनी होगी, आप तो प्रेग्नेंट हो और बेबी को 2 महीने हो चुके हैं। अब ये सुनकर टैंग तो काफ़ी शॉक हो जाती। कहती है मैं फैंग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर 2 घंटे पहले मेरा उससे डिवोर्स हुआ है। आखिर कैसा मजाक है कि तभी वहाँ पर उसकी सौतेली बहन आ जाती है और नर्स से कहती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, बताओ क्या हुआ। तो वो टैंग की प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है। तभी अपनी माँ को फ़ोन करती कहती माँ फैंग और टैंग की शादी को तो 1 साल हो चुके हैं और फैंग तो टैंग को पसंद नहीं करता और टैंग तो माँ बनने वाली, ये बच्चा पक्का फैंग का तो नहीं है, हमें इस बच्चे को हटाना होगा वरना फैंग फैमिली अपना पूरा गुस्सा हम पे उतारेगी। तभी टैंग सोचती है बच्चा तो फैंग का है ना, अबॉर्शन से पहले इस बच्चे के बारे में जानने का पूरा हक तो फैंग को है, मुझे उससे पहले बताना होगा। उसकी बहन यहाँ पर छुप जाती है और उसे अस्पताल में फैंग तो सूजी के साथ होता है, पर टैंग उसे देख नहीं पाती। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस उस रात होटल में जितनी भी लड़कियाँ आई थी मैंने सबके बारे में बातें पता की और मिस सूजी आपकी टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल सही है और ये मिस शू की छोटी बहन है। मिस शू ने उस रात आपको लव मेडिसिन दी थी और वहाँ पर किसी काम से मिस सूजी आई थी। शू फैमिली ने मिस शू को काफ़ी बड़ी सजा दी है, वो तो 3 महीनों से बेड पे से उठ भी नहीं पा रही, अस्पताल में भर्ती है। मिस शू ने कंफर्म किया कि उसने जानबूझकर मिस सूजी को आपके साथ में फंसाया था। बाद में मिस सूजी को 3 महीनों तक तो मेंटली प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसलिए वो अस्पताल में एडमिट है।
तो फैंग तो सूजी के इलाज के लिए बेस्ट डॉक्टर को हायर करने की बात करता है और यहाँ पर सूजी नाटक करती है, कहती मैं कहाँ पर हूँ। तो फैंग कहता है मैं फैंग हूँ, उस रात तुमने ही मेरी जान बचाई थी और आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सूजी कहती थैंक यू और यहाँ फैंग को वो तो गले लगाती। फिर आगे जहाँ पर टैंग तो फैंग से मिलने आई होती है, सोचती मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में फैंग को बताया तो क्या मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दूंगी। तभी वो फैंग को सूजी के साथ में आता हुआ देखती है। फैंग कहता है क्या बात है। तो सूजी कहती ये कौन है। फैंग कहता है मेरी एक्स वाइफ। तो टैंग सोचती पक्का ये फैंग की लवर है और अगर मैंने फैंग को बच्चे के बारे में बताया तो फैंग मुझ पर ही शक करेगा और गुस्सा करेगा। बच्चों के बारे में मुझे ही सोचना होगा। तो फैंग कहता है क्या बात है। टैंग कहती कुछ नहीं, विला में मेरा सामान रह गया था, मैं उसे लेने आई थी पर वो सामान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मिलने के बाद तुम उसे फेंक सकते हो। और जाती तो फैंग उसे रोकता है, कहता है तुम घर में चल सकती हो। वो कहती नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है और चली जाती। फैंग सोचता है पता नहीं इसे देखकर मुझे उस नाइट की याद क्यों आती है। फिर नेक्स्ट डे टैंग तो ऑफिस जा रही होती कि वहाँ पर उसकी सौतेली बहन आ जाते, जबरदस्ती उससे घर चलने के लिए कहती है। फिर आगे सीन घर का, जहाँ पर स्टेप मॉम को पता चलता है कि फैंग और टैंग का डिवोर्स हो चुका है। अब ये सब तो बड़े खुश होते हैं और टैंग उसे में कहती है कि मैं तुम सबको अपनी फैमिली नहीं मानती। जाती है कि वो उसे गिरा देती है और कहती है मैंने सुना कि फैंग ने तुम्हें कंपनसेशन के नाम पर काफ़ी अच्छी अमाउंट दी है, वो सारे पैसे विला मेरे नाम करो। कि तभी वहाँ पर टैंग के फादर आ जाते हैं, कहते पापा देखो ये माँ बेटी मुझे डरा रही हैं। तो इसके पापा कहते हैं चुपचाप इस पर साइन कर दो वरना तुम्हें काफ़ी सफ़र करना होगा। टैंग तो यहाँ पर हंसती कहती अच्छा मेरी माँ की पूरी प्रॉपर्टी लेने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा, उनके डेथ के बाद ही आपने अपनी मिस्ट्रेस को और अपनी बेटी को इस घर में ला दिया। ये सारी बातें देखकर मेरा भाई मेंटली बीमार पड़ गया और वो घर से भाग गया, मैंने उसे खो दिया। ये सुनते स्टेप मॉम उसके लगा देती है, कहती मैंने कहा कि साइन करो। अब वो सब तो टैंक से जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेते हैं। टैंक सोचती मैं तुम सब से अपनी माँ के लिए रिवेंज लूंगी और अपने भाई को मैं तो खोज के रहूंगी। वहाँ से जाते की तभी उसकी सौतेली बहन उसे रोक लेती है, कहती बच्चा नहीं रह सकता। उसकी माँ कहती हाँ फैंग को पता चला कि इसने शादी में चीट किया है तो वो हमसे पैसे मांग सकता है। तो टैंक कहती बच्चा फैंग का है। वो कहते सारी बातें झूठ है। वो जबरदस्ती टैंक को अस्पताल लेकर जाते, जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम धोखे से टैंक को बेहोश कर देती, कहती कुछ घंटे बाद इसका अबॉर्शन तो हो ही जाएगा और वो सब चले जाते हैं। और यहाँ पर टैंक को थोड़ा थोड़ा होश आता है, कहती बेबी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो ऑपरेशन रूम से बाहर जाते कि नर्स कहती वो तो भाग रहे हैं, सब उसके पीछे भागते हुए जाते हैं। और उसी अस्पताल में तो फैंग भी आया होता है, जो डॉक्टर कहती है कि मिस सूजी को तो ढेर सारे प्यार की ज़रूरत है ताकि वो अपने स्ट्रेस को कम कर पाए। फैंग कहता है वो तो मेरी जिम्मेदारी है और मैं करूँगा ही। कि वहाँ वो जाता है कि तभी टैंग उससे आके टकरा जाती है। वो तो काफ़ी डर जाती है, कहती प्लीज़ मुझे बचा लो, वो सब मुझे मारना चाहते हैं और फैंग के पीछे छुप जाती है। स्टेप मॉम कहती मिस्टर फैंग आप यहाँ कैसे। तो फैंग कहता है तुम सब क्या कर रहे हो। वो कहते हैं टैंग की तबीयत खराब है, हम उसे अस्पताल में लेकर आए थे इलाज के लिए पर वो इलाज करवाना नहीं चाहती, सॉरी इसने आपको परेशान किया। पकड़ने जाते हैं तो फैंग चिल्लाता है रुको, मैंने कहा कि निकल जाओ। वो सब तो चले जाते हैं। फिर वो टैंग को रूम में लेकर आता है, कहते मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो टैंग उससे पकड़ती, कहती नहीं मैं आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। और सोचती अगर इसे पता चला बच्चे के बारे में और इसने अबॉर्शन की बात की तो अभी फैंग उसे देखता है, वो तो अपने हाथों को हटा लेती है। तभी फैंग कहता है फिर से तुम्हारी फैमिली तुम्हें परेशान करेगी तो फिर तुम मेरे पास आ सकती हो। कि तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है, कहती फैंग कहता है क्या बात है। तो सेक्रेटरी कहता है आप मैम के पास नहीं थे तो मैम ने इलाज करवाने से मना कर दिया। तो सूजी कहती मैं तो काफ़ी डर गई थी कि फैंग उसे तो गले लगाता है, कहता है डरो मत मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। और ये सब कुछ तो टैंग देखती है, दोनों के बीच का प्यार। तो फैंग कहता है टैंग से मैं जाता हूँ। टैंग कहते मिस्टर फैंग थैंक यू सो मच। और या सूजी गुस्से में तो टैंग को देखती है। तभी टैंग खुद से कहती बेबी तुम्हारे पापा नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास तो हूँ ना, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करूँगी। और तभी उसे दादी का कॉल आता है कि मैंने कार सेंड कर दी है, मैं तुमसे मिलना चाहती। फिर आगे टैंग तो ओल्ड हाउस पहुँच जाती, जहाँ पर वो फैंग की दादी से मिलती है, जो बिल्कुल एक माफिया बॉस है और वो तो टैंग से बहुत ही प्यार करती है। टैंग कहती ग्रैंड माँ क्या हुआ। तो दादी कहती मैंने सुना है कि फैंग ने तुम्हें डिवोर्स दिया और डिवोर्स देती उसने तो वुमन को भी रख लिया, वो तुम्हें धोखा दे रहा है ना, मुझे बताओ मैं उसकी अकल को ठिकाने लगा दूंगी, उसने तुम्हें फोर्स किया। तो वह कहती दादी ऐसी कोई बात नहीं है, डिवोर्स की बात फैंग से मैंने की थी
ग्रैंडमा कहती तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूंगी। पर देखो मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और पता नहीं कब तक जिंदा रहूंगी, पर मेरे मरने के बाद बस मिस फैंग की पोजीशन ही तुम्हें लाइफ टाइम के लिए सुरक्षा दे सकती है। तो टैंग कहती दादी मैं जानती हूँ कि आप सब कुछ मेरे लिए कर रही हो, मुझसे प्यार करती हो, लेकिन आप ही देखो ना फैंग इस रिश्ते से खुश नहीं है और हम दोनों के बीच में प्यार भी तो नहीं है ना। तो दादी कहती ठीक है और सोचती है चाहे जो भी बात हो मैं जानती हूँ कि टैंग फैंग के लिए परफेक्ट पार्टनर है। टैंग की माँ की डेथ की वजह तो उसकी मिस्ट्रेस ही थी ना, मैं नहीं चाहती कि टैंग के साथ भी ऐसा कुछ हो। टैंग तो दादी को टी सर्व करती है तो दादी सोचती मैं जाके खुद उस लड़की से मिलूंगी जिसे फैंग लेकर आया है। फिर नेक्स्ट डे तो टैंग सुजी को देखती है, सोचती है लड़की तो फैंग के साथ में रहती, ये ओल्ड हाउस में क्या कर रही है, और सर्वेंट से पूछती है तो बताते हैं कि ये तो मैम से मिलना चाहती पर मैम ने मिलने से मना कर दिया और कहा बगीचे में तो बहुत ही काम बाकी है। तो मिस सूजी को उन्होंने बगीचे में काम करने के लिए कहा। तो टैंग कहती दादी ऐसा कैसे कर सकती है, अगर सूजी को कुछ भी हुआ ना तो फैंग हम सब पर गुस्सा करेगा। सूजी के पास जाती है, कहती फूलों को काटना बंद करो, तुम मेरे साथ घर में चलो, बाहर काफी ठंड है। तो वो कहती नहीं दादी गुस्सा करेंगी, दादी को लगता है कि मैं तुम्हारी और फैंग के डिवोर्स की वजह हूँ। तो टैंग कहती मैं दादी से बात कर लूंगी, तुम अंदर चलो। तभी सूजी जानबूझ के कैंची तो खुद को ही लगा लेती है। यहाँ पर वो काफी खुश होती है और वहाँ पर गिरने का नाटक करती है। तभी यहाँ पर भागते हुए फैंग आ जाता है और वो तो टैंग को धक्का मार देता है, सूजी को गोद में उठाता है। टैंग को पेन में देखकर वो उसके पास जाता है कि सूजी तो यहाँ पर पेन होने का नाटक करती है कि फैंग यहाँ पर रुक जाता है और सूजी को लेकर चला जाता है। तब यहाँ पर सर्वेंट आ जाता है, उसे उठाता है। तो टैंग कहती मुझे नहीं पता क्या हुआ था पर मैंने उसे हर्ट नहीं किया, मैं बेवजह का कोई ब्लेम नहीं चाहती, मैं जाके फैंग को सारी बातें बताती हूँ। और वो तो फैंग से मिलने रूम में जाती, सेक्रेटरी रोकता है, वो कहती प्लीज़ मुझे अपने सेंसी को साबित करना है। जहाँ पर रूम में तो डॉक्टर कहती है फैंग से मैं सोची तो 2 महीने से प्रेग्नेंट है और ये फिजिकली बहुत ही वीक है। अब ये सारी बातें तो टैंग सुन लेती है, सोचती इसका मतलब डिवोर्स के 2 महीने पहले से ही टैंग सूजी के साथ में था। और फैंग के पास जाती है, वो तो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस टाइप की पर्सन हो। सूजी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली और तुम उसे परेशान ना करो तो बेहतर होगा। टैंग कहते मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करने वाले और सीजर को मारने जाती कि फैंग उसे रोक लेता है, कहता है तुम पागल हो चुकी हो कि वो तो खुद को ही सीजर मार लेती है। फैंग कहता है तुम क्या कर रही हो। तो टैंग कहती जो कुछ हुआ तो उस टाइम मैं तुम्हें बस दिखा रही हूँ। तो फैंग कहता है इसका मतलब कि सूजी ने जानबूझकर खुद को हर्ट किया, तुम यही कहना चाहती हो। तो टैंग गुस्से में कहती मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और वहाँ से जाती है कि तभी वो कहता है रुको। टैंग कहता है मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, इलाज करवा लो। तो टैंग कहती रहने दो और वो रोते हुए घर जा रही होती कि वहाँ पर तभी दादी आ जाती है, कहती फैंग की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें रुला दिया और टैंग तुम्हें कितनी चोटें आई हैं, मैं तो फैंग की हड्डियाँ तोड़ दूंगी। तो टैंग कहती दादी मैं आपकी और फैंग की दुश्मन की वजह नहीं बनना चाहती, प्लीज़ आप फैंग को कुछ मत कहना। दादी कहती तुम कितनी सेंसिबल पर्सन है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। फैंग कितना बड़ा गधा है कि वो तुम्हें नहीं पहचान पाया। और टैंग को घर लेकर जाती और तभी टैंग को अस्पताल से कॉल आता है बेबी के चेकअप के लिए। फिर नेक्स्ट डे अस्पताल में जहाँ पर सूजी कहती बेबी बहुत ही खुश है कि उसके पापा और उसके साथ में चेकअप के लिए भी आए हैं। तो फैंग कहता है तुम अंदर जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ। और उस अस्पताल में तो टैंग भी आई होती, डॉक्टर कहती है आपका बेबी सेफ और हेल्दी है। अब वो तो फाइल्स को लेकर बाहर जाती, बहुत ही खुश होती, कहती बेबी हम तो 7 महीने बाद मिलेंगे। वहाँ पर फैंग तो खड़ा होता है, तभी एक पर्सन तो टैंग को धक्का मारते और टैंग तो फैंग से टकरा जाती है। फैंग कहता है टैंग तुम यहाँ टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो, और रिपोर्ट्स को वो तो उठा लेता है। टैंग कहती इसे वापस करो। फैंग कहते क्या तुम्हारे हैं, क्या तुम माँ बनने वाली हो। तो टैंग कहती तुम्हें इससे क्या करना है। तो फैंग को उस रात की बातें याद आती है और कहता है तुम प्रेग्नेंट कब से हो और ये बच्चा कितने महीने का है। टैंग कहते मुझे फाइल को वापस करो कि फैंग उससे रोक लेता, कहता है बोलो क्या इस बच्चे को 2 महीने हुए हैं। वो कहते मिस्टर फैंग हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो गुस्से में कहता है ठीक है मैं फाइल्स को देख लेता हूँ। ओपन करने जाता है तो वो कहती है ये प्रेगनेंसी की रिपोर्ट नहीं है, मेरे ब्रेस्ट में सूजन हो चुकी है, ये उसकी रिपोर्ट है। फैंग कहता है मैं देख ही सकता हूँ ना। तो टैंग कहती नहीं इसमें मेरी सीने की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और हमारा डिवोर्स तो हो चुका है ना, मैं नहीं चाहती कि तुम इसे देखो। फाइल्स मांगती कि वहाँ पर सूजी आ जाती है, वो उसके पास जाता है, वो कहती बेबी तो हेल्दी है।
और देखना है बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखाई देगा। ये देखकर टैंग सोचती है बेबी आई एम सॉरी कि तुम अपने पापा को किसी और की केयर करता हुआ देख रहे हो, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। चाहती कि तभी सूजी कहती मिस टैंग आई एम सॉरी, लास्ट टाइम मैंने गलती से खुद को चोट पहुंचा ली थी और खुद की इनोसेंसी साबित करने के लिए तुम्हें खुद को ही चोट पहुंचानी पड़ी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। झुकने जाती है कि फैंग उसे रोक लेता है, कहते सारी बातें बस गलत फहमी है ना। तो सूजी सोचती इन सारी बातों का मतलब कि फैंग को अपनी एक्स वाइफ की बिल्कुल केयर नहीं है, ये मुझसे प्यार करता है। और फैंग तो टैंग को देखा जा रहा होता है। तभी टैंग कहती माफ़ी की कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, और वहाँ से जाती है कि तभी सूजी कहती है तुम्हें बेटा चाहिए कि बेटी। तो फैंग कहता है मुझे दोनों पसंद है। फिर आगे टैंग सोचते फैंग फैमिली से मुझे जो भी प्रॉपर्टी मिली थी सब कुछ तो मेरी फैमिली ने मुझसे छीन ही लिया है। मुझे अपनी बेबी के लिए पैसे कमाने तो होंगे ना, मुझे इंटरव्यू पास करना होगा। कि तभी उसे कॉल आता है कि उसे जॉब तो मिल चुकी है। वो तो बड़ी खुश होती। फिर वो तो अपने नए ऑफिस में जाती है जहाँ एचआर कहते आज से तुम्हारा ऑफिस है और तुम्हारी टीम लीडर है मिस लिया। टैंग कहते हेलो मैम, आज से मैं आपकी गाइडलाइंस में काम करूंगी, पर वो तो हाथ मिलाने से मना कर देती है। अब टैंग को सारी बातें काफी अजीब लगती। तभी मिस लिया कहती न्यू एम्प्लॉय है, तुम्हें पता है ना इसके साथ में क्या करना है। अब वो सब तो जानबूझ के ढेर सारा काम टैंग को दे देते, कहते घर जाने से पहले सारी फाइल्स को कंप्लीट कर देना। दूसरे एक और बॉक्स रख देती है, कहती इसमें से भी फाइल्स को ठीक करना है। तो टैंग कहती मैं तुम सबका काम क्यों करूँ। तो एम्प्लॉय कहते तुम क्या चाहते हो कि मिस लिया तुम्हें जॉब से निकाल दे, वो हमारी टीम लीडर है। तो टैंग सोचती बड़ी मुश्किल से मुझे जॉब मिली, मैं अपनी बेबी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, और काम के लिए हाँ कह देती है। फिर आगे वो तो देर शाम तक काम करती, कहती फाइनली मुझे सुबह का लंच करने का टाइम तो मिल गया ना। कि तब यहाँ पर मिस लिया आ जाती है, कहती है सेट को डिनर पार्टी में सेंड करना है। टैंग कहती पर मैंने अब तक खाना नहीं खाया और रात के 8 बज चुके हैं। तो वो कहती काम जरूरी है कि खाना, तो मैं टर्न ऑफ कोर्स मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। आगे टैंग भागते हुए होटल जाती है और कहती मिस ली आई एम सॉरी लेट हो गया, ये रहा आपका ज्वेलरी सेट। और बॉक्स तो पूरा खाली होता है। कहती इसमें नेकलेस कहाँ है। तो टैंग सोचती है ये बॉक्स मुझे मिस लिया ने दिया था, जानबूझ के उसने मुझे फंसाया। और कहती मैं आपके लिए नेकलेस अभी लेकर आती हूँ मांग के। तो मिस ली कहती काफ़ी लेट हो चुका है। तो टैंग कहती मैं कंपनी में बात करके आपको नेकलेस का रिफंड करवा देती हूँ और नेक्स्ट टाइम बॉस आपको डिस्काउंट भी देंगे, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। पर लेडी तो काफ़ी गुस्सा करती है, कहती मुझे रिफंड नहीं कंपनसेशन चाहिए, वो भी 1 मिलियन का। तो टैंग कहती क्या 1 मिलियन, पर ये नेकलेस तो बस 10,000 का था। और तभी उसी होटल में तो फैंग आया होता है अपने क्लाइंट के साथ में। वो तो टैंग को देखता है, टैंग भी फैंग को देखती है कि लेडी यहाँ पे चिल्लाती मैंने कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस करो, तुम सब कितने नासमझ हो। कैसे किसी ब्रिलियंट एम्प्लॉय को कंपनी हायर कर लेती है ना, ढेर सारी बातें सुनाती है। अब ये सुनकर फैंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है। क्लाइंट उसे रोक लेता है, कहता है बॉस हमारी मीटिंग की। फैंग सोचता है मैं होता कौन हूँ उसके बीच में बोलने वाला, इसका काम है ना। और वो टैंग को देख रहा होता है। तभी टैंग कहती मैम आपकी डिनर पार्टी की बात है ना, मैं कुछ अरेंज करूँ। और यहाँ वो तो अपने ड्रेस के बेल्ट को निकालती है। इसलिए कहती तुम्हें कर क्या रही हो। कि यहाँ पर वो तो अपने बेल्ट से एक ब्यूटीफुल से रोज के फ्लावर को बनाती है, यहाँ पर नेकलेस पहनाती है। वो कहती सब मत पहनाओ, काफी खराब दिखाई देगा, तो मुझे पार्टी से बाहर करना चाहती हूँ। कि तभी यहाँ पर उस लेडी के तो फ्रेंड आ जाते हैं और वो तो मिस ली के नेकलेस की बहुत ही तारीफें करते, कहते रोज कितना यूनिक है ना, कितना स्टाइलिस्ट है, हमें भी ऐसा चाहिए। अब मिस ली तो बहुत ही खुश होती, कहती स्पेशल मैंने अपने लिए बनवाया था, काफी यूनिक है। और वो तो अपने फ्रेंड की स्पेशल गेस्ट बन जाती है, उनके साथ में चली जाती। तभी टैंग सोचती थैंक गॉड कि मैं बच गई। और फैंग सोचता है इतने परेशानी में भी टैंग कितनी शांत थी ना, अपनी स्किल से इसने सारी बातों को सॉल्व कर लिया। तो मेरी एक्स वाइफ इतनी काबिल है। तभी क्लाइंट कहता है मिस्टर फैंग मैं आपको चीयर्स करता हूँ। तभी टैंग को वोंगमा का फोन आता है, कहती आप जिस पैकेट की बात कर रही थी मुझे वो मिल चुका है, उसमें छोटी सी तो घड़ी है। टैंग बहुत ही खुश होती, कहती वो पॉकेट में मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। वोंगमा कहती आप कब आने वाली हो। तो टैंग कहती जब फैंग घर पे ना हो। और देखते फैंग तो मीटिंग में बैठा है, कहती मैं अभी घर आ रही हूँ। फिर आगे बहुत ही बारिश हो रही थी। टैंग तो पहुंच जाती, उसे अपनी घड़ी मिलती है जहाँ उसकी माँ की और उसकी नाना जी की फोटो होती है। वो कहती वोंगमा थैंक यू सो मच। तो वोंगमा कहती मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ, आप घर वापस आ जाओ, मुझे मिस सूजी ना बिल्कुल नहीं पसंद। तो टैंग कहती है पर सूजी फैंग की पसंद है ना, आपको उसे तो एक्सेप्ट करना ही होगा। फैंग आता होगा, उसके आने से पहले मुझे यहाँ से तो जाना होगा।
फिर आगे बारिश में भीगते हुए टैंक तो बस स्टॉप पे जाती हैं जहाँ पर बिजली तेज से चमकती है और टैंक को तो बचपन की बात याद आ जाती जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसे परेशान करने के लिए बारिश में पनिश करती थी। फिर वापस से टैंक कहाँ सोचती यहाँ अब तक बस क्यों नहीं आई, मुझे दूसरे स्टॉप पर तो जाना होगा ना। और जैसे जाती वो तो फैंक की कार के सामने आ जाती और वो गिर जाती। सेक्रेटरी तो कार से बाहर जाता है, देखता है, कहता है मिस टैंग आप यहाँ कैसे। वो कहती है सेक्रेटरी लू थैंक यू, क्या आप मुझे अपना छाता दे सकते हो। तभी फैंग कहता है तुम मेरे साथ घर चलो। टैंग तो मना करती। सेक्रेटरी कहता है मैम आपको कोल्ड हो जाएगा। कि वो सोचती बेबी की तबीयत खराब हो गई तो, और कहती ठीक है कि यहाँ पर। सेक्रेटरी दरवाजा खोलता है पर टैंग तो आगे जाती। सेक्रेटरी कहता है मैम आप मिस्टर फैंग के साथ नहीं बैठना चाहती पीछे, वो सीट कंफर्टेबल है। तो टैंग कहती नहीं, मिस्टर फैंग को मैं परेशान करना नहीं चाहती। अब फैंग तो शॉक होता है, सोचता है डिवोर्स के बाद मुझे तो स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रही है। और तभी कार के रेडियो में सुनते हैं कि आज तो सिटी में टाइफून आने वाला है। तो फैंग टैंग को अपने घर रुकने के लिए कहता है। फिर आगे घर जाती तो सूजी फैंग को पकड़ लेती, कहती पता है मैं ठंडर की वजह से कितनी डर गई थी। कि वो तो टैंग को देखती बोलती ये यहाँ पर क्या कर रही है। टैंग कहती मैं बस अपना सामान लेने यहाँ पर आई थी और बाहर काफ़ी बारिश है तो मिस्टर फैंग बस मेरी हेल्प कर रहे हैं। सूजी कहते अच्छा बस इतनी सी बात है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जिंजर सूप बना देती हूँ। तो फैंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट तो है ना। तो सूजी फैंग को गले लगाती है, बोलती तुम मेरी कितनी केयर करते हो ना। और टैंग के सामने वो तो शो ऑफ करती। फिर आगे सूजी तो सूप लेकर जाती है टैंग से मिलने। कहती मैं जानती हूँ कि तुम फैंग की एक्स वाइफ हो, फिर भी फैंग तुम्हारी केयर करता है। एक एक्स वाइफ होने के नाते पर तुम्हें खुद की बाउंड्रीज तो पता होनी चाहिए, मेरे और फैंग के बीच में आना मत। तो टैंग कहती मुझे पता है मेरी लिमिट क्या है, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। अब सूजी यहाँ पर तो उल्टी सीधी बातें टैंक को सुनाती। तो टैंक सोचती है जाने दो, वैसे भी सूजी तो फैंग के बच्चे की माँ बनने वाली, मुझे इससे कुछ नहीं कहना। फिर आगे सूजी तो फैंग के पास जाती है और रोती है। वो कहता है क्या हो गया। तो सूजी कहती है तुम्हारे और टैंक के बीच में क्या है। तो फैंग कहता है मेरे उसके बीच में कुछ नहीं है। तो सूजी कहती है पर तुम्हारी दादी की पसंद तो है ना, तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगे तो तुम बस मेरे और बेबी के लिए टैंक से दूरियां बनाए रखोगे, उसके पास तुम नहीं जाओगे। तो फैंग बोलता ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। सूजी फैंग को गले लगाती, कहती आज तो मैं फैंग को पूरी तरह से अपना बना ही लूँगी। उसकी शर्ट को ओपन करने जाती है कि फैंग उसे रोक लेता है, कहता है बेबी की सेफ्टी ज़रूरी तो है ना, तुम जाके आराम करो, काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो वो कहती बेबी तुम्हारा वेट कर रहा है और वहाँ से चली जाती। फिर कुछ घंटे बाद तो टैंग काफ़ी डर रही होती है ठंडर की आवाज़ से। और रूम के बाहर तो फैंग कहते हैं वोंग माँ क्या बात है। तो वोंग माँ कहती है मिस टैंग को ठंडर की आवाज़ों से बहुत ही डर लगता है, मैं तो हमेशा बारिश के मौसम में मिस टैंग के साथ में रहती हूँ, पर देखो ना इस बार दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। वो कहता है लेकिन ऐसा क्यों। मिस वोंग कहती क्योंकि कहती बचपन में हमेशा मिस टैंग के स्टेप मॉम उन्हें परेशान करने के लिए बारिश में रात भर बाहर घुटने पर बैठा के पनिश करती थी। फिर नेक्स्ट डे उन्हें बुखार होता था, तबीयत खराब, उनके दिमाग में तो डर बैठ गया है। तो फैंग दूसरे चाबी से डोर को ओपन करता है, अंदर जाता है जहाँ पर टैंग तो काफ़ी डरी होती है। वो उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है बस ठंडर है शांत हो जाओ। तभी टैंग तो जग जाती, कहती तुम यहाँ कैसे। फैंग कहता है मुझे तुम्हारी बस थोड़ी सी चिंता हो रही थी, अगर तुम्हें मेरे घर में कुछ हो गया तो दादी को मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा। तो टैंग कहती सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया। और फैंग उसे पकड़ने जाता है कि अपने हाथों को रोक लेता है, कहता है काम करो तुम आराम से सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद मैं चला जाऊँगा। टैंग कहती थैंक यू। तभी टैंग कहती मिस्टर फैंग मैंने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है ना इन दिनों। तो फैंग कहता है ऐसी कोई बात नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ग्रैंडमा से सुना है, वो तुम्हारी तारीफें करती और थैंक यू सो मच दादी की इतनी केयर करने के लिए। तो टैंग कहती तुम्हारे कहने का मतलब कि मेरा बिहेवियर काफ़ी अच्छा है और देखो मैंने डिवोर्स भी कितनी आसानी से दे दिया ना, तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो एक रिक्वेस्ट। तो फैंग कहते कैसे रिक्वेस्ट। टैंग कहती बस एक बात को मानना है, बट डोंट वरी वो सारी बातें इनलीगल नहीं होगी, मैं तुम्हें किसी भी बातों के लिए फोर्स नहीं करूँगी। और सोचती कभी फैंग को पता चला कि मेरे बच्चे का बायोलॉजिकल फादर है तो मैं इससे बेग तो कर ही सकती हूँ ना कि बच्चा मुझसे ना छीने। तो फैंग कहता ठीक है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी बातों को मान लूँगा। टैंग कहती थैंक यू। कि फैंग कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो टैंग कहती नहीं तो, और यहाँ पर वो तो सो जाती हैं। और तभी बाहर तो सरुंटा आती, कहती मिस सूजी को तो बुरे सपने आ रहे हैं। कि वो तो टैंग को देखता है और रूम से चला जाता है। और यहाँ पर सूजी रूम में तो चिल्लाती है कि फैंग तो बस मेरा है। कि तभी उसके आने की आवाज़ों को सुनते वो तो डरने का नाटक करती है।
फैंग कहता है क्या हुआ। वो फैंग को पकड़ लेती, कहती है मेरे पेरेंट्स मुझे हेट करते और तुम भी तो मुझे हेट करते हो ना, पसंद नहीं करते। तो फैंग कहता है ऐसे कैसे, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तो सूजी बोलती ठीक है तुम मेरे साथ आज रात के लिए सो जाओ। मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद अपने कमरे को किसी के साथ में भी शेयर करना, पर बस आज के लिए बेबी के लिए अपने रूम में मत जाओ, मेरे साथ यहाँ रुक जाओ। फैंग तो कुछ नहीं बोलता कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है बॉस अर्जेंट फाइल है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। फैंग कहता है मुझे अर्जेंट काम है तुम आराम करो, और वहाँ से वो चला जाता है। तो सूजी काफ़ी गुस्सा हो जाती, चिल्लाती है मेरा बच्चा और मैं भी फैंग को नहीं रोक पा रहे, आखिर अपनी एक्स वाइफ को इतना पसंद कैसे कर सकता है। फिर नेक्स्ट डे तो काफ़ी तेज तूफान होता है और सूजी कहती है टैंक से छाता देते हुए तुम यहाँ से जा सकती हो, ये तो मेरा घर है ना। और टैंक जाते कहते भी सेक्रेटरी कहता है मैम बाहर बहुत ही तेज तूफान है, काफ़ी खतरा है, लैंडफॉल भी हो सकता है। तो टैंक कहती आपकी केयर के लिए थैंक यू, पर मैंने पहले भी बहुत सारे तूफानों को तो देखा है। सेक्रेटरी कहते हैं मैं बॉस को बुला के लाता हूँ। तो टैंक कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा और मिस्टर फैंग का डिवोर्स तो हो चुका है ना, हमें बेवजह का मिलना नहीं चाहिए। और यह फैंग तो स्टडी रूम में होता है, कहता है टैंक कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है वो जा चुकी, उन्होंने कहा कि वो आपको परेशान करना नहीं चाहती और न ही मिलना चाहती। वो तो चिल्लाता है बाहर इतना तूफान है, वो ऐसे कैसे जा सकती, क्या वो पागल हो चुकी है, उससे कुछ हो गया तो मैं दादी को क्या जवाब दूंगा। और भागते हुए जाते कि सूजी कहती क्या बात है। तो सेक्रेटरी कहता है मिस टैंक को हम खोजने जा रहे हैं। तो सूजी कहती है बाहर कितनी बारिश है, बिना बताए यहाँ से कैसे जा सकती है। और तभी यहाँ पर वो तो उल्टी होने का नाटक करती है। फैंग उसे पकड़ता है। सूजी कहती सुबह से मेरी तबीयत तो बहुत ही खराब है, पेट में दर्द भी हो रहा है, पर कोई बात नहीं तुम जाओ टैंक को देख लो। तो सूजी को गोद में उठाता है, कहता है तुम्हारी हेल्थ खराब है वो इम्पोर्टेंट है, सेक्रेटरी डॉक्टर को कॉल करो। और यह टैंक तो बारिश में खड़ी होती, कोई टैक्सी उसे नहीं मिलती। तभी दादी उसे कॉल करती है, उन्हें सारी बातें पता चलती। वो तो काफ़ी गुस्सा करती, कहती मैं तुम्हें अभी लेने आ रही हूँ। और यहाँ बिना दिमाग का हमारा हीरो फैंग सूजी को सूप पिला रहा होता है और यह टैंक तो बारिश में भीग रही होती है। तभी वहाँ पर दादी आ जाती है, काफ़ी परेशान होती, कहती मेरी बच्ची जल्दी घर चलो। फिर आगे विला में सब तो टैंक की बहुत ही केयर कर रहे होते हैं और दादी काफ़ी गुस्सा होती हैं, कहती मैं उस कम अकल की अकल को अभी ठिकाने में लाती हूँ। टैंक की वो तो एक नहीं सुनती और गुस्से में फैंग को कॉल करती, चिल्लाती हैं फैंग तुमने मेरे टैंक को घर से बाहर निकाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फैंग कहता दादी मेरी बात तो सुनो। वो कहती अपना मुंह बंद रखो, तूफान खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलने आओ अपनी पनिशमेंट के लिए। और तभी सूजी कहती सारी गलती मेरी है ना, मेरी तबीयत काश खराब नहीं होती। तो फैंग कहता है खुद को दोष मत दो। तो सूजी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ में दादी से मिलने चलूँगी, मेरी प्रेगनेंसी को जानने के बाद वो मुझे तो एक्सेप्ट कर लेंगी ना। फिर आके दोनों तो ओल्ड हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर दादी का सेक्रेटरी कहता है मिस सूजी अंदर नहीं जा सकती। तो फैंग गुस्से में कहता ठीक है फिर मैं भी अंदर नहीं जाने वाला। तो सूजी कहती स्माइल देते हुए मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बस मैम के ऑर्डर्स चलते हैं। अब सूजी को यहाँ पर तो पैसों का लालच है, वो कहती फैंग तुम चले जाओ। उसे अपनी बातों में मना लेती है कि मैं तुम्हारा कार में वेट करती हूँ। उसके जाते हुए गुस्से में कहती है बस एक बार मैं फैंग फैमिली के ऑनर बन जाओ, उसके बाद तो इस बुढ़िया को धक्के मार के मैं घर से बाहर ही कर दूंगी। फिर फैंग घर में जाता है, कहता दादी आप मुझ पर इतनी गुस्सा क्यों हो। और सूजी की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। दादी तो और भी गुस्सा हो जाती, बोलती इसलिए तुमने मेरी टैंक को घर से बाहर किया, मैं उसके बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तुम्हें पता है टैंक पर बारिश में भीगी है। तो फैंग कहता है क्या वो बीमार है। तो दादी कहती चुप रहो, ठीक है मैं सूजी को एक्सेप्ट कर लूँगी पर मेरी एक शर्त है। फैंग कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो दादी शर्त रखती है कि तुम्हें 3 महीने टैंक के साथ रहना पड़ेगा। फैंग कहता है इम्पॉसिबल। दादी कहती अगर 3 महीने में साथ रहने के बाद भी तुम्हें टैंक पसंद ना आई, तुम्हें प्यार ना हुआ और तुमने सूजी से शादी करना चाहा तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, पर इन 3 महीनों तुम उस बाहर वाली से नहीं मिलोगे और ना ही टैंक के साथ में बुरा बिहेव करोगे। तो फैंग यहाँ पर मान जाता है। फिर आगे सूजी कहती मैं तुम्हारे घर से जाना तो नहीं चाहती। वो कहता है फैंग कहता है पर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना। वो कहती हाँ और फैंग को गले लगाती, कहती पर इन 3 महीनों हम तो नहीं मिल पाएंगे ना और तुम टैंक के साथ में रहोगे। फैंग सूजी को दूर करता है, कहता है दादी के फैसले को मैं नहीं बदल सकता, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि 3 महीने बाद टैंक से मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा। सूजी कहती फिर हम शादी करेंगे। तो फैंग कहता है तुम मेरी जिम्मेदारी हो,
अब सूजी उसे किस करने चाहती कि फैंग उसे रोक देता है। वो चिल्लाती, उस रात की बात है क्या तुम भूल चुकी हो, हमने सब कुछ किया था। फैंग सूजी की बातों को इग्नोर करता है, कहता है मैंने तुम्हारे लिए न्यू फ्लैट को बाय किया है, तुम सामान पैक कर लो, और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ ओल्ड हाउस में दादी तो बीमार होने का नाटक करती और टैंग से अपनी आखिरी विश मांगती है। टैंग को अपनी बातों में फंसा लेती है और टैंग तो दादी की बातों को मान लेती है। दादी कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम 3 महीने फैंग के साथ रहकर अपने रिश्ते को एक चांस दो। फिर आगे दादी तो काफ़ी खुश होती, कहती मैंने एक्टिंग तो अच्छी की है ना। तो सरण कहता हाँ, पर उन्हें पता चल गया तो दादी कहती कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस दोनों को साथ कहना चाहती हूँ। फिर आगे फैंग तो ओल्ड हाउस आता है, कहता है सॉरी तुम बारिश में भीग गई थी, तुम ठीक तो हो ना। तो टैंग कहती हाँ। फैंग कहता है दादी ने कहा था मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। तो टैंग कहती है तुम्हें फोर्सली आने की ज़रूरत नहीं, मैं दादी से बात करती हूँ। तो फैंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद उनकी शर्तों को माना है ताकि मैं सूजी से 3 महीने बाद शादी कर सकूँ। तो टैंग सोचती इसका मतलब कि इसने सब कुछ बस सूजी के लिए किया है, मैं भी ना क्या सोच रही थी। फैंग कहता है बस 3 महीने ख़त्म होने का तुम वेट करो, और वैसे भी सूजी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, मेरी वाइफ तो बस वही बन सकती है। या तुम्हें और पैसे चाहिए? वो कहती नहीं, मैं तो बस दादी को विश पूरी करने के लिए तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और फिर दोनों अपने पहले वाले घर आ जाते हैं, जहाँ पर सुबह फैंग नाश्ता कर रहा होता है कि टैंग उसे अवॉइड करती, कहती वोंग माँ मुझे काम पर जल्दी जाना है। तो वोंग माँ कहती है अपना ख्याल रखना और टिफिन को टाइम पे खा लेना। टैंग तो चली जाती है। फिर शाम को बॉस मैम तो घर नहीं आई और फोन पर भी उनसे बात नहीं हो पा रही। फैंग सुबह की बातों को याद करता है, कहता मेरे फेस को देखना नहीं चाहती, या फिर वो अपने फ्रेंड के साथ में एंजॉय कर रही होगी। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस मैम उस टाइप की पर्सन तो नहीं है। फैंग कहता है अच्छा, तो टैंग किस टाइप की पर्सन है? तो सेक्रेटरी कहता है सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, मैं जाकर डोर को बंद कर देता हूँ। तो फैंग कहता है रहने दो, उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। और वो तो टैंग के आने का वेट कर रहा होता है। फिर कुछ घंटे बाद तो टैंग घर आती है, स्टूडियो के पास खड़ा होता है। आते ही वो तो काम में लग जाती। फैंग तो घड़ी को देखता है, कहता है रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं, और टैंग तो अपने काम करना स्टार्ट कर देती है। वो कहता है सेक्रेटरी जाके बता दो कि लेट नाइट घर आना अलाउ नहीं है, ग्रैंडमा ने कहा है कि 10 बजे के पहले घर आ जाना है, और हाँ ये देर रात तक ना जगे। सेक्रेटरी कहता है ओके बॉस, कि तभी वो सेक्रेटरी को रोक लेता है। और टैंग तो खाना खा रही होती है। तो फैंग कहता है खाना तो मॉर्निंग में वोंग माँ ने दिया था और ये इतनी रात इसे खा रही है। तो सेक्रेटरी कहता है इसका मतलब कि मिस टैंग तो दिन भर काम में बिजी थी, खाने का टाइम नहीं मिला। तो फैंग सोचता है इसका मतलब ये ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रही थी और मैंने इसे गलत समझा। जाते हुए रुक जाते, कहता है सेक्रेटरी जाके टैंग के लिए कुछ खाने को बना दो, और हाँ वो हेल्दी होना चाहिए। वो जाता है, कहता है रुको, उसे मत बताना कि मैंने कहा था। फिर आगे सेक्रेटरी तो खाना बना के लाता है, कहते हैं मैम आपके लिए नूडल्स, ये खाना ठंडा हो चुका है ना। तो टैंग कहते थैंक यू सो मच कि आप सोए थे और मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं है, पर आप तो मुझसे ज़्यादा मेहनत करती हो, देखो ना आप ओवर टाइम कर रही हो इतनी लेट नाइट। तो टैंग कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, पता है मुझसे टैलेंटेड पर्सन भी तो मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही। और वैसे भी हम तो यंग है ना, हमें काम करके अपने अपॉर्चुनिटीज़ को तो पाना चाहिए। सेक्रेटरी कहते हैं मैम आपकी सोच तो कमाल की है, पर आप खाना ठंडा होने से पहले खा लेना, और चला जाता है। टैंग तो बड़ी खुश होती। तो फैंग सोचता है टैंग कितनी डिफरेंट टाइप की पर्सन है ना, अपने आप पे डिपेंड रहने वाली, और वहाँ से वो तो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में तो मिस लिू अपने पेन ड्राइव को खोज रही होती है, और वहाँ पर टैंग आती है कि मिस लिू तो टैंग के ऊपर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाती हैं। अब सब तो टैंग पर इल्ज़ाम लगाते हैं और बातें सुनाते हैं। टैंग तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती मैं इनोसेंट हूँ, और कंपनी के कैमरेज को चेक करने की बात करती है। फिर आगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाती है, जहाँ पर एम्प्लॉय तो लियो से मिली होती है, और वो जानबूझकर टैंग को 2000 फाइल्स दे देती है फुटेज की, कहती है खुद ही खोज लो इसमें। टैंग तो फाइल लेके जाती है कि तब यहाँ पर लियो आ जाती, कहती है तुमने फाइल को डिलीट तो कर दिया है ना। तो वो कहती हाँ, मैंने टेक्नीशियन को बुला के सारी डिटेल्स को तो चेंज कर दी है, वो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर यहाँ घर पर तो फैंग कहता रात के 12:30 बज चुके हैं, वो फिर से ओवर टाइम कर रही है, और टैंग को फ़ोन करता है। तो टैंग कहती मैं आज घर पे नहीं आ पाऊंगी। तो फैंग कहता कौन सा काम है कि तुम आज घर नहीं आ सकती। टैंग कहती मेरी वरी मत करो, तुम सो जाओ, और कॉल कट करने जाती है कि फैंग गुस्से में कहता है टैंग जो हुआ है बताओ। वो तो चिल्लाता है, कहता सब कितने परेशान है तुम्हारे लिए। तो टैंग सोचती इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, और बताती कंपनी में तो डिज़ाइंस की चोरी हुई है और सबने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, मैं तो खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए फुटेज को चेक कर रही हूँ। तो फैंग कहता है मैं भी आता हूँ। टैंग मना करती कि वो तो कॉल को कट कर देता है,
कि तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना। तो फैंग उसे कैंसिल कर देता है। फिर आगे वो तो टैंग के ऑफिस पहुंच जाता है। कहता है मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ कि वो कहते रहने दो। तभी सेक्रेटरी कहता है मैम आपकी हेल्प के लिए बॉस तो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को कैंसिल करके आए हैं। तो टैंग कहती है फैंग तुम जाकर अपना काम करो मैं देख लूँगी। तो वो गुस्से में कहता है तुम तो चुप ही रहो मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वीडियोस को देखता है। कहते हैं सारी वीडियोस की तो टाइमलाइन को चेंज किया गया है, इसने जानबूझ के ऐसा किया है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस यहाँ के सीईओ तो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। अब फैंग यहाँ पर कॉल करता है और फुटेज मांगता है कंपनी की। फिर आगे मैनेजर तो फुटेज को लेकर आ जाता है और टेक्नीशियन यहाँ पर डिलीट फाइल को रिकवर करता है और फुटेज में दिख जाता है कि जानबूझकर लियो नहीं तो डिजाइन से कंपनी में चोरी की थी। अब फैंग सबको थैंक यू कहता है और सबके जाते ही वो टैंग के हाथों में यूएसबी ड्राइव को देता है। कहता है कल तुम सबको प्रूफ कर देना कि तुम सही हो और सब गलत। तो टैंग कहती थैंक यू पर तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वो कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सच्ची थी। तो टैंग कहते ऐसे कैसे कंपनी में सब ने मुझ पर शक किया कि मैंने डिजाइन्स की चोरी की है पर तुमने शक नहीं किया क्यों। तो फैंग कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस टाइप की पर्सन हो और याद करता है कि टैंग अपने काम को लेकर कितनी मेहनती है। और फिर आगे जहाँ पर तो वोंग माँ जूते पहनाने की बात करती कि टैंग कहती आप रहने दो मैं खुद ही कर लूँगी। और वापस से टैंग कहती है मिस्टर फैंग थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए और भरोसा करने के लिए। फैंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो तो टैंग के बालों को पकड़ता है और किस करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर तो सेक्रेटरी आ जाता है। सोचता लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया मैं चाहता हूँ। तभी फैंग तो शाय फील करता है कहता है तो हम घर चलें। फिर आगे नेक्स्ट डे ऑफिस में तो टैंग फुटेज को दिखाती है और यहाँ पर सबको पता चलता है कि लियू ने तो चोरी की थी और यहाँ पर उसे तो मैनेजर जॉब से निकाल देते हैं। फिर आगे वो तो घर आ जाती है और वांगमा को सारी बातें बताती है। तो वांगमा कहती आपको बॉस को थैंक यू तो कहना चाहिए ना, उनके लिए खाना बनाने के लिए कहती है। और टैंग के जाती वो तो दादी को फ़ोन करती कहती है मिस टैंग किचन में खाना बना रही। दादी कहती बहुत ही अच्छी बात है अब नेक्स्ट काम करना होगा। और उनके हाथों में यहाँ पर तो एक टॉनिक होती याद करती जहाँ पर वो तो अपने फ्रेंड के पास जाती कहती मुझे ना 1 साल के अंदर अपने 2 ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। वो कहती है इस मेडिसिन की प्राइस ना पूरे 5 लाख है, ये देखो इसकी एक बूंद और सूखे फूल कैसे खिल जाते तुम्हारी विश तो पूरी हो जाएगी वापस से। दादी कहती है इसे बस फैंग को पिलाना है। फिर आगे सुरंग तो खाना बना के किचन से जाती कि वहाँ पर वांगमा आ जाती है और खाने में वो तो मेडिसिन को ही मिला देती है। कहती मैम का काम तो हो गया। और ऑफिस में तो फैंग ओवर टाइम कर रहा होता है। और घर पर वांगमो तो दादी को फ़ोन करती कहती है मिस टैंग ने तो 3 बार खाना गर्म कर दिया और वो तो घर नहीं आए। अब दादी यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होती कहती सेक्रेटरी मेरे हेलीकॉप्टर को निकालो और बॉडीगार्ड्स को भेजो, 10 मिनट के अंदर फैंग तो घर पहुँच जाना चाहिए। अब बॉडीगार्ड्स तो पहुँच जाते फैंग के ऑफिस जहाँ पर फैंग जाने से मना करता है। कहता है ये तो मैम का ऑर्डर था। अब बॉडीगार्ड्स तो फैंग के हाथों को बांध लेते हैं और उसे गोद में उठा लेते हैं। सेक्रेटरी कहता है हमारे बॉस को छोड़ो कि फैंग कहता है मैं तुम्हारे पेमेंट को कट कर दूंगा मुझे बचाओ। सेक्रेटरी कहता है रुको मिस्टर फैंग के कोट को भी साथ में लेकर जाओ दादी ने बुलाया है ना। फिर आगे बॉडीगार्ड्स तो फैंग को घर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कॉल पर मैम आपका मिशन पूरा हो चुका है। दादी कहती वेल डन 9 मिनट और 9 सेकेंड में तुमने काम को पूरा किया। बॉडीगार्ड कहता है मैम ने तारीफें की है चलो पार्टी करने। और यहाँ पर तो दोनों एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। तो टैंग कहती क्या तुम्हें भूख लगी है, मैंने सूप बनाया है। तो फैंग कहता क्या तुम मेरे हाथों को पहले खोल सकती हो। टैंग रस्सी को निकालती और हंस रही होती है। तो फैंग कहता है तुम हंस क्यों रही हो। टैंग कहती मैं कब हंसी। फैंग कहता है खुला कि नहीं। तो टैंग कहती टाई तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बांधी गई है, इतनी आसानी से नहीं खुलने वाली। तभी वांगमा दोनों की फोटो क्लिक करती है और दादी को सेंड करती है। तो फैंग कहता रहने दो ये खुलने वाला तो नहीं है ना। तो टैंग कहती ठीक है क्या तुम पहले कुछ खाना चाहोगे। और यहाँ पर टैंग खाना सर्व करती है कि फैंग उसके हाथों को देखता है और सोचता है इसने स्पेशली मेरे लिए खाना बनाया और देखो ना इसके हाथों में कितनी चोटें आ गई। टैंग ने मेरे साथ में शादी के कितने सपने देखे होंगे। टैंग कहती खा लो कि वो कहता थैंक यू पर देखो मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, क्या तुम मुझे खिला सकती हो। अब टैंग तो खिलाती है कि वो कहता है सूप में अजीब सा स्वाद है। टैंग कहती क्या पसंद नहीं, मैं दूसरा खाना बनवा देती हूँ। वो कहता है नहीं ये सूप बहुत ही टेस्टी बना है। टैंग कहता है अच्छा तो फिर और खाओ और उसे वो तो पूरा सूप पिला देती है। फिर किचन में जाती है और यहाँ पर फैंग पर मेडिसिन का असर तो हो जाता है, वो काफ़ी हॉट फील कर रहा होता है। वांगमा कहती मैम रिपोर्टिंग आपका काम हो चुका है। दादी कहती रस्सी को खोल दो। वांगमा तो रस्सी को काट देती है।
तभी यहाँ पर टैंक आती है। फैंग कहता है मैं तुम्हें बाइट करना चाहता हूँ। वो कहती है क्या? फैंग कहता है मेरे पास आना। टैंक कहते तुम क्या चाहते हो कि यहाँ पर वो तो उसके कान पर बाइट कर लेता है। वो कहते तुम्हें क्या कर रहे हो कि फैंग तो टैंक को पकड़ लेता है और यहाँ पर उसे किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। तभी टैंक उसे रोकती है पर फैंग फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद तो यहाँ पर फैंग बेहोश हो जाता है और यहाँ पर दादी तो अपने ग्रेट ग्रैंडसन के लिए ढेर सारे तोहफे को बाय कर रही होती है। तभी सेक्रेटरी कहता है मिस फैंग तो अस्पताल में भर्ती है। और यहाँ अस्पताल में टैंक कहती है इन्हें क्या हो गया। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस काफ़ी ओवर टाइम काम करते शायद इसलिए ये बेहोश हो गए हैं। और यहाँ पर न्यूज़ से सुजू को पता चलता है कि फैंग तो अस्पताल में भर्ती है। वो सोचती है फैंग बीमार है, कितना अच्छा मौका है महान बनने का, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और यहाँ पूरी रात तो टैंक फैंग की केयर कर रही होती है। वहाँ पर डॉक्टर आते हैं, बताते हैं ये अभी बेहोश है, होश आने में टाइम लगेगा। टैंक फैंग के हाथों को पकड़ती है और यहाँ पर उसे तो ब्लैंकेट से कवर करती है। दादी यहाँ पर तो फोटो क्लिक करती, कहती दोनों कितने स्वीट कपल है ना। और ये सब छुप के सूजी देख रही होती। दादी कहती मैं डॉक्टर से जाके बात करके आती हूँ। तभी सूजी रूम में आ जाती, कहती है मैं फैंग की फियांसे हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैंग की बॉडी को वाइप करने की? मैं कर सकती हूँ, तुम घर जा सकती हो। टैंक को वहाँ से वो तो भगा देती है और फैंग के हाथों को पकड़ती कि तभी फैंग कहता है मत जाओ। और तभी उसे होश आता है तो सूजी कहती तुम ठीक हो। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी कहती तुम्हारे अस्पताल आने के बाद तो मैं कब से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे पास। तो फैंग कह रहा है टैंक कहाँ पर है। सूजी कहती वो तो घर पे आराम कर रही होगी। फैंग कहता सच में तुम मेरे साथ पूरे टाइम थी। तो सूजी कहती हाँ मैं ही थी, टैंक तुम्हें देखने भी नहीं आई। तो फैंग कहता सूजी थैंक यू सो मच तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। और सेक्रेटरी तो रूम से बाहर टैंक को जाता हुआ देखता है। दादी कहती ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो फैंग के साथ में थी ना। और वो रूम में जाती है और कहती मुझे नौटंकी करने वालों से एलर्जी है, 3 तक गिनती, यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। अब सूजी मना करती कि बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। और फैंग कहते दादी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। दादी कहती तुम प्रॉमिस को भूल गए, तुमने कहा था ना कि तुम 3 महीने इससे नहीं मिलने वाले। सूजी को वो तो बाहर फिकवा देती हैं। सूजी गुस्से में कहती इस बुढ़िया को मैं तो देख ही लूंगी, पर सबसे पहले मुझे टैंक को रास्ते से हटाना होगा। इस 3 महीने को तो मैं ही खत्म करती हूँ। और वो यहाँ पर टैंक को फोन करती है। वो टैंक से मिलने जाती, कहती मैं जानती हूँ कि फैंग इतना आउटस्टैंडिंग मैन है, उसे पसंद करना तो नॉर्मल सी बात है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि फैंग बस मुझसे प्यार करता है और हमारा बच्चा भी तो आने वाला है। पता है फैंग होश में आने के बाद मुझे देखकर कितना ज्यादा खुश हुआ था, तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं पूछा। उसने दादी से कहा कि 3 महीने के एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहता है, पर दादी ने एक नहीं सुनी। उसकी तबीयत तो और भी खराब हो गई, उसकी लाइफ से तुम निकल जाओ। तो टैंक कहती मैं समझ गई, मुझे क्या करना है, मैं दादी से बात करूंगी। फिर आगे टैंक तो दादी से मिलने जाती है और कहती दादी प्यार को जबरदस्ती पाया तो नहीं जा सकता ना, मेरे और फैंग के बीच में प्यार कभी हो ही नहीं सकता। और सूजी भी तो माँ बनने वाली फैंग के बच्चे की, आप उसे एक्सेप्ट कर लो। तो दादी कहती तुम और फैंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम दोनों को बस 3 महीने के एग्रीमेंट से बताना चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हो। तो टैंग यहाँ पर झुट के कहती कि मैं फैंग को बस अपना भाई समझती हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करती। दादी कहती मैं जो भी कर रही थी बस तुम्हारी खुशी के लिए कर रही थी, अब तुम खुश नहीं हो तो क्या ही फ़ायदा, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। तुम्हें टैंक नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, आज से तुम बस मेरी बेटी हो, फैंग की बीवी नहीं। वो कहती दादी थैंक यू सो मच। और यहाँ पर दोनों बहुत ही खुश होते हैं। फिर आगे रात को फैंग तो घर आ जाता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस आप तो बहुत ही जल्दी ठीक हो गए। फैंग तो घड़ी को देखता है, कहता टैंक भी जॉब से वापस आ चुकी होगी। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आजकल आप तो मिस टैंक की बहुत ही केयर कर रहे हो। तो फैंग कहता है अच्छा मैं तुम्हारी सैलरी को क्या कट कर दूँ। सेक्रेटरी कहता है मैं तो चुप हूँ। और फैंग यहाँ पर तो खुश होता है, स्माइल देता है। और यहाँ घर में तो दादी के सेक्रेटरी सारे फोटोज को निकाल रहे होते हैं, फैंग और टैंक की शादी की तस्वीरों। फैंग कहते हैं सब क्या हो रहा है। तो सेक्रेटरी कहता है आपकी दादी ने कहा था सब करने के लिए आपकी 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और मिस टैंक भी यहाँ से जा चुकी हैं, तो इन फोटो का क्या ही फ़ायदा। और फैंग तो टैंक की फ़ोटो को उठाता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गया, पर क्यों। तो सेक्रेटरी कहता है मिस टैंक ने जिद की थी, हम उन्हें रोक नहीं पाए। अब फैंग यहाँ पर उदास होता है, कहता है बिना कुछ कहे वो यहाँ से जा कैसे सकती है। और फोटो को देखकर वो तो टैंक की बातों को यहाँ पर याद करता है और कल रात की भी। और तभी यहाँ पर सूची आती, कहती देखो मैं तो वापस आ गई। वो तो टैंक की फ़ोटो को छुपाता है। सूजी कहती क्या बात है तुम इतने सैड क्यों हो।
वो तो टैंक की फोटो को रखता है, कहता है चलो तुम आराम कर लो। तभी सूजी को लिली की स्मेल आती, कहती इन फूलों को यहाँ से बाहर फेंको। तो वोंगमा कहती है ये मिस टैंग लेकर आई थी। अब यहाँ पर फैंग तो बहुत ही हैरान होता है। तो सूजी कहती क्या बात है। वो कहता है उस रात को तुमने तो लिली के सेंट का परफ्यूम लगाया था और तुम्हें अचानक से पसंद नहीं आ रहा, क्यों। कहती एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, इसलिए मुझे स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही। फैंग कहता है कोई बात नहीं वोंगमा, फूलों को फेंक दो। फिर वो रूम में आते हैं जहाँ से फैंग जाता है कि सूजी उसे रोक लेती है। कहती मैंने और बेबी ने तुम्हें बहुत ही मिस किया। तो फैंग अपने हाथों को हटाता है, बोलता है मुझे कंपनी में काफ़ी अर्जेंट काम है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ, और चला जाता है। उसके पीछे तो सूजी भी जाती है, जहाँ पर फैंग कहता है सेक्रेटरी से पता करो उस रात के बारे में मेरे साथ में सच में सूजी थी कि नहीं। ये सुनकर सूजी को तो बहुत ही गुस्सा आता है। सोचती है फैंग मुझ पर शक कर रहा है, मुझे कुछ तो करना होगा, मेरा प्लान बर्बाद तो नहीं हो सकता। फिर वो तो अपनी बहन को कॉल करती है। कहती दी फैंग उस रात के बारे में बातें पता कर रहा है, उसे पता चला कि उस रात को मैं नहीं थी तो वो हमें तो ख़त्म ही कर देगा। तो उसकी बहन कहती कोई बात नहीं, मैं उस रात को कौन सी लड़की थी उसके बारे में सारी बातें पता कर लूँगी, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तो सूजी कहती काम करो, उस लड़की के मिलने के बाद तुम उसे ख़त्म ही कर देना, फैंग को सच तो पता ही नहीं चल पाएगा। फिर आगे टैंक तो अपने फ्रेंड से मिलने जाती। कहती तुमने मुझे यहाँ पर वेलफेयर होम में क्यों बुलाया है। वो कहती मेरे पास तो गुड न्यूज़ है, मुझे तुम्हारा खोया हुआ भाई मिल चुका है। अब टैंक तो बहुत ही खुश होती, कहती क्या शॉबू तुम्हें मिल गया। फोटो को दिखाती है तो टैंक कहती इसकी आंखें बिल्कुल मेरे भाई की तरह हैं। फिर आगे वो तो अनाथ आश्रम में जाते हैं, जहाँ पर ऑनर कहते हैं तुम शॉबू से मिलने आई हो, पता है उसे कितने लोग अडॉप्ट करने आए थे पर उसने जाने से मना कर दिया। हमेशा बस चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। उसकी हालत जानकर यहाँ पर तो टैंक को काफी बुरा लगता है। तो इसका भाई यहाँ पर तो मेंटली बीमार होता है। बताते हैं शॉबू को तो अपने पेरेंट्स के खोने का बहुत ही बड़ा सदमा लगा है, लेकिन वो बचपन से बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसे कॉलेज में सब तो बहुत ही परेशान करते, उसके ऊपर कितने चोटों के निशान थे, पर फिर भी उसने कभी अपनी पढ़ाई को तो नहीं छोड़ा। अब वो तो शॉबू के पास जाती है, कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ टैंक, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो तो नाम में सिर हिलाता है। वो सोचती सच में मेरा भाई है कि नहीं, कि तभी वहाँ पर वो तो की चेन को देखती है। वो तो चाबी को छीन लेता है कि वो अपनी की चेन को दिखाती, कहती देखो ये पापा की, मम्मी की और ये मेरी है, हम सबकी फैमिली की चेन थी। हम सब ने साथ में रहने का प्रॉमिस किया था ना, कि उसे तो अपनी बहन यहाँ पर याद आ जाती है। और दोनों भाई बहन फाइनली यहाँ पर मिल जाते हैं और टैंक तो काफ़ी रोती है, कहती फाइनली मुझे अपना भाई मिले जिसे 10 साल पहले मैंने खो दिया था। फिर आगे शॉबू तो टैंक के साथ होता है और टैंक कहते अपने फ्रेंड से थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। वह कहती थैंक यू कि इसलिए ये मेरा भी तो भाई है ना। और यहाँ पर शॉबू तो 1 मिनट में पजल्स को सॉल्व कर देता है, कहता ये मेरी बहन के लिए। अब टैंक उसकी बहुत ही तारीफें करती और ये सब कुछ दूर से तो मिशू देख रही होती, कहती लड़की वही है जो इस रात में थी फैंग के साथ, और फोटो वो तो सेंड करती सूजी को। सूजी कहती फोटो तो टैंक की है, तुम्हारे पास कैसे आई। तो वो कहती लड़की तो उस रात फैंग के साथ थी। अब सूजी काफी गुस्सा होती, कहती फैंग इसके बारे में जान गया तो एक काम करो टैंक को गायब कर दो। तो मिशू कहती मैं सारी बातों को संभाल लूंगी, और कहती इसका एक भाई भी तो है ना, अपने भाई से लगता है बहुत ही प्यार करती है। फिर आगे टैंक और शॉबू तो घर आ जाते। वो कहते आज से हमारा घर है, और यहाँ पर शॉबू तो काफी चुप सा होता है। उसे लैपटॉप देती, कहते तुम्हें ये पसंद है क्या। वो बस हाँ में सिर हिलाता है। तो टैंक कहते तुम इसके साथ में प्ले करो, मैं कॉल करके आती हूँ। और यहाँ पर फोन पर वो तो शॉबू की इलाज की बात करती है, कहते खर्चा कितना आ सकता है। तो वो कहते 1 मिलियन। तो टैंक कहती क्या 1 मिलियन, ठीक है मैं अरेंज करती हूँ। और शॉबू को देखती सोचती चाहे जो हो जाए मैं अपने भाई को तो ठीक करके रहूँगी। अब शॉबू सारी बातों को सुन रहा होता है। वो यहाँ पर तो कोडिंग कर रहा होता है, और फिर वो तो टैंक के हाथों को पकड़ता है, कहता है दी को 1 मिलियन चाहिए। तो टैंक कहते नहीं, दी के पास तो सब कुछ है ना। तो शॉबू कहता है बस कुछ मिनट की बात है। टैंक कहते तुम क्या कर रहे हो। और यहाँ पर टैंक के अकाउंट में तो 5 मिलियन आने का मैसेज आ जाता है। तो टैंक कहती इतने पैसे कहाँ से आ गए। तो टैंक लैपटॉप में देखती, कहती शॉबू तुमने कोडिंग की और अपने कोडिंग को तुमने 5 मिलियन में बेचा। शॉबू कहते मैं अपनी बहन के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, पैसे में कमा के अपनी दी को दूंगा। टैंक तो यहाँ पर हंसते, कहते तुम्हारी दी तो पैसे कमा सकती, तुम्हें बस आराम की ज़रूरत है। माँ तुम्हें देखकर आज कितनी खुश होती ना। फिर वो तो शॉबू को लेकर अस्पताल जाती, कहती मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर के हाथ में तो पहले से शॉबू की फ़ोटो होती। डॉक्टर कहते इलाज के लिए शॉबू को अस्पताल में रुकना पड़ेगा। तो टैंक कहती ठीक है मैं शॉबू को शाम को लेने आ जाऊँगी।
शॉबो उसकी बातों को मान लेता है। फिर वो तो फीस पे करने जाती हैं। फिर कुछ टाइम बाद जहाँ पर डॉक्टर जबरदस्ती शॉबो को लेकर जा रहा होता है, यहाँ पर वो तो डॉक्टर को मारती चिल्लाती मेरे भाई को छोड़ो। डॉक्टर टैंक को यहाँ पर जोर से धक्का मार देता है और शॉबो देखे कि यहाँ पर चिल्लाता रह जाता है। डॉक्टर उसे लेकर चला जाता है और फिर कुछ टाइम बाद अस्पताल में तो टैंक को होश आता है। वहाँ पर मिशू आ जाती है और टैंक गुस्से में कहती, उस रात होटल में तुम ही थी ना, तुमने मेरे भाई को किडनैप करवाया है। तो मिशू फ्लैट की टिकट्स को फेंकती है, कहती तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो ठीक है, तुम इस कंट्री से बाहर चली जाओ और आज के बाद तुम फैंक के सामने कभी मत आना। अब टैंक तो यहाँ पर डर जाती है और हाँ की देती है, पर जाने से पहले दादी से मिलने की बात करती है। तो शू कहती तुमने मुझे धोखा दिया। तो फैंक कहती है मेरा भाई तुम्हारे पास है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। तो शू कहते ठीक है, तुम्हारे पास आधा घंटे हैं। फिर आगे वो तो दादी से मिलने जाती, कहती दादी मैं तो विदेश जा रही हूँ, आप अपनी केयर करना। दादी कहती है लेकिन क्यों। तो टैंक कहती मैं अपनी खुशी को चाहती हूँ, मैंने फैंक को माफ़ किया, उसने जो कुछ भी आज तक किया है, पर मैं अब फैंक से मिलना नहीं चाहती कभी भी। मैं तो फैंक के साथ कभी खुशी नहीं थी और ना ही मैंने कभी उससे प्यार किया, मैं तो बस अब खुद के लिए लाइफ को जीना चाहती हूँ। तो दादी उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती, कहती ये मेरा आशीर्वाद है, तुम इसे मना नहीं कर सकती, आज से तुम फैंक की बीवी नहीं मेरी पोती हो। और यहाँ पर वो तो टैंक को गुड बाय कहती और यहाँ घर पर सूजी कॉफी में तो लो मेडिसिन को मिला देती, कहती फैंक के दिल को मैं कभी जीत नहीं सकती, तो क्या ही फर्क पड़ता है, आज फैंक तो मेरा हो ही जाएगा। और अब वो कॉफ़ी तो फैंक को दे देती है और फैंक पर यहाँ पर मेडिसिन का तो असर हो जाता है कि तभी सूजी उसे पकड़ती है। फैंक सूजी के शोल्डर को देखता है और यहाँ पर उसे वो धक्का मार देता है, कहता है उस रात तुम नहीं थी। सूजी यहाँ पर डर जाती, कहती कैसे बातें कर रही हो। तो फैंक कहता है तुम्हारे कंधे पर बर्थ मार्क नहीं है। अब बेशर्म सूजी यहाँ पर फिर से झूठ के कहती उस रात को मैं ही थी, तुम्हें कुछ याद नहीं है ना। उसे अपनी बातों में फंसाती, पर इस बार फाइनली फैंक के दिमाग में थोड़ा सा दिमाग तो आ ही जाता है। वो कहता है नहीं वो तुम नहीं थी। कि फैंक उसे धक्का मार देता है, कहता है बताओ तुम हो कौन। और वहाँ वो तो बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और सूजी को पकड़ लेते हैं। फैंक कहता जब तक ये सच नहीं कहती इसे छोड़ना मत। तो यार सूजी तो मेरे दिल की बात कह देती कि फैंक तुम सबसे बड़े इडियट हो, जिस पर्सन के बारे में तुम बात कर रही हो हमेशा तुम्हारे आस पास ही थी, पर तुमने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया। और टैंक भी कितने बड़े स्टूपिड है ना, उसने इतनी अमीरी आसानी से मेरे हाथ में दे दी और वो चली गई। सारी गलती टैंक की है, अगर वो ना होती तो आज मैं तुम्हारी बीवी होती और इस फैमिली की ऑनर होती। तो फैंक कहता है उस रात टैंक थी। यहाँ पर सूजी तो हंसती कहती है हाँ, पर तुम जान के भी क्या कर लोगे, टैंक तुमसे प्यार नहीं करती, वरना वो तुमसे इतनी बड़ी बात को क्यों ही छुपाती। अब बॉडीगार्ड्स तो सूजी को लेकर चले जाते हैं और वो चिल्लाता है टैंक कहाँ पर है। फिर आगे वो टैंक को फ़ोन करता है, फ़ोन तो स्विच ऑफ बताता है और घर पर लेडी कहती है वो तो घर छोड़ के जा चुकी है, मैंने सुना है अपनी पढ़ाई के लिए तो विदेश गई है। तो फैंक कहता है सेक्रेटरी से हेलीकॉप्टर को अरेंज करो, मैं चारों टैंक को खोजने की। तभी यहाँ पर दादी आती, कहती बिल्कुल नहीं, तुम टैंक को डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो फैंक कहता दादी पर आप तो टैंक को पसंद करती हो और चाहती कि हम दोनों साथ रहे। दादी कहती हाँ पर मैं अब नहीं चाहती। तो फैंक कहता दादी मैं बस टैंक से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे मारे बोले जो करना है करे, मैं बस उससे माफ़ी चाहता हूँ। दादी कहते डोंट वरी, टैंक ने तुम्हें तो माफ़ी कर दिया है। फैंक कहता सच्ची। दादी कहती हाँ, और वो अब तुमसे मिलना तो नहीं चाहती, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, उसने बस यही कहा है मुझसे। तो फैंक बोलते दादी मेरे और टैंक के बीच में बस गलत फहमी है, मुझसे मिलना चाहता हूँ, सारी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा। तो दादी कहती है फैंक कुछ चीज़ें लाइफ से एक बार गायब हो जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है, उसे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। और वो चली जाती है। फिर आगे सूजी तो दादी के बॉडीगार्ड्स के हाथों में होती। दादी कहती इसका डीएनए करवाओ, ये बच्चा किसका है। फिर आगे डीएनए की रिपोर्ट आती है। दादी बहुत ही गुस्सा करती, बोलती हिम्मत कैसी हुई मेरे पोते को फूल बनाने की। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी तो मिशू को लेकर आता है, कहता है उस रात को मिस्टर फैंक को तो मिशू ने ही लव मेडिसिन दी थी और अपनी बहन को उसके साथ में अरेंज किया था, पर वहाँ पर मिस टैंक चली गई थी। और बाद में जब इन सबको पता चला कि मिस्टर फैंक उस रात के बारे में पता कर रहे तो इन सब ने डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर दिया और ये मिस टैंक की जगह आ गई। तो दादी गुस्से में कहती इन सब को शार्क के सामने फेंक दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और फिर 5 साल बाद तो जहाँ पर टैंक का तो बेटा होता है और यहाँ पर शॉबू भी पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। सोचता है मेरा भतीजा कितना स्मार्ट है ना। तो टैंक कहती मेरा बेटा ना सच में बहुत ही जीनियस है। तो जीन कहता है सारी बातें मुझे मेरे अंकल ने सिखाई है और वो तो अपने कंपटीशन में फर्स्ट आने की बात करता है। तो टैंक कहती मैं तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए खाना बनाकर लेकर आते जाते हैं। यहाँ पर जीन तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है मेरे पापा कितने बैड है ना, उन्होंने मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया
और टैंक के लैपटॉप को वो तो ओपन करता है और वहाँ पर वो फैंक के बारे में सारी बातें पढ़ता है और वो यहाँ पर फैंक की कंपनी के सिस्टम को तो हैक कर लेता है। फिर वो तो ट्रेन की टिकट्स को बुक करता है और वो तो फैंक के ऑफिस पहुंच जाता है और यहाँ पर सेक्रेटरी चिल्लाता है, बॉस बहुत ही बड़ा धमाल हो चुका है, हमारी कंपनी का सिस्टम तो हैक हो चुका है, पूरे 600 मिलियन तो दांव पर लगे हैं। हैकर ने कहा है कि हमें उसे 10 मिनट के अंदर तो खोजना होगा। तब पर फैंक सबसे कहता है 10 मिनट के अंदर IP एड्रेस को ट्रैक करो। और यहाँ पर टैंक तो जिन के नोट को देखती है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, वो तो काफ़ी हैरान हो जाती, कहती है जिन पता नहीं कहाँ चला गया। शॉपो बोलता है दी डोंट वरी, मैंने उसकी घड़ी में ना ट्रैकर को लगाया है। और यहाँ पर वो जिन को तो ट्रैक करता है, कहता है एड्रेस तो फैंक ग्रुप का है। वो कहते इसका मतलब कि वो अपने पापा से मिलने गया है। शॉपो कहता अब हम क्या करें, तो टैंक कहती फैंक की शादी हो चुकी होगी और इसके अपने बच्चे भी है, हमें फैंक से दूरी बनानी है और फैंक को जिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और वो भी जिन को खोजने के लिए निकलते हैं। और यहाँ कंपनी में जिन कहते हैं पापा तो बहुत ही स्मार्ट है, 5 मिनट में मुझे खोज लिया, चलो यहाँ से भागते हैं। कि तभी फैंक कहता है पता करो लड़का कहाँ पर है। कि यहाँ पर भागते हुए तो दादी से टकरा जाता है। दादी कहती ये तो मेरा पोता है। और तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस लोकेशन तो इसी का है, इसने हमारी कंपनी को हैक किया है। अब दादी बहुत ही खुश होती, कहती देखो ना इसकी आंखें नाक बिल्कुल तुम्हारी तरह है कि दोनों साथ में चिल्लाते हैं, हम दोनों बहुत ही अलग हैं। पर यह फैंक को तो शक होता है जिन पे। कहता है कंप्यूटर को निकालो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर जिन तो कंप्यूटर देने से मना करता है। तो फैंक कहता है प्यार से या मैं 600 मिलियन के लिए तुम्हारी माँ को कॉल करूँ। और यहाँ पर धीरे से तो जिन के हेयर्स को निकाल लेता है। कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो वो कहता है ठीक है मैं देता हूँ। और यहाँ पर जिन तो अपने बॉस से स्मोक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब दादी यहाँ पर चिल्लाती मेरा पोता तो भाग गया। कि फैंक कहते मेरे पास उसके हेयर्स हैं। दादी उसका तो DNA करवाती, उन सबको पता चलता है कि जिन तो फैंक का बायोलॉजिकल बेटा है। और यहाँ पर जिन तो फैंक को पॉइंट दे रहा होता है कि डैड तो अब तक सिंगल है, ठीक है 10 पॉइंट दे ही देता हूँ और ये बहुत ही स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है और मैंने इनके 600 मिलियन उड़ा दिए, फिर भी इन्होंने मुझे डांटा नहीं, पोलाइटली बातें की तो वो भी ठीक है। और तभी ऑफिस के बाहर वहाँ पर तो टैंक और शाबो आ जाते हैं। कहते हमें अंदर तो जाना होगा और ये कंपनी बहुत ही बड़ी है, फैंक हमें नहीं देख पाएगा। अब अंदर जाते शाबो कहते मैं वहाँ देखता हूँ और तुम वहाँ देख लो। और यहाँ पर तो फैंक लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है जिन की तभी वो तो टैंक से टकरा जाती। वो कहती सॉरी। कि फैंक कहता है आवाज़ और वो तो टैंक के हाथों को पकड़ लेता है। अब जिन तो बड़ा खुश होता है, कहते फाइनली मॉम और डैड तो मिल ही गए। टैंक कहती मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तभी फैंक कहता तुम तो अबॉर्ड गई थी ना मुझे छोड़ के। तो टाइम भी गुस्से में कहती तुम्हें इससे क्या करना, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। तभी यहाँ पर शाबो आता है, कहता है जिन तो नहीं मिला। तभी फैंक कहते जिन ये तो वही 6 साल का छोटा बच्चा है ना, तुम उससे खोज रही हो। तो टैंक कहते किसने कहा कि वो छोटा सा बच्चा है। तो फैंक कहता है टैंक 6 साल पहले उस यूचेंग होटल में तुम ही थी ना मेरे साथ, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं। टैंक कहते मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। कि यहाँ पर वो तो टैंक के बर्थ मार्क को देख लेता है। कि शाबो से धक्का मारता कहता है मेरी बहन से दूर रहो। फैंक कहते बर्थ मार्क वो तुम ही थी, मेरे पास प्रूफ भी है। तभी जिन कहता है मुझे कुछ करना होगा और भागते हुए आता है, कहता है मम्मी। कि टैंक कहते तुम कहाँ थे, पता है मैं कितनी डर गई थी। तो जिन कहता है मम्मी अंकल कौन है। तभी फैंक कहता है टैंक सच कहो ये बेटा हमारा है, मैं जानता हूँ, तुमने मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताई। तभी यहाँ पर दादी आ जाती हैं। कहती फाइनली तुम वापस आ गई, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। टैंक कहती दादी आई एम रियली सॉरी, मैंने भी आपको बहुत ही मिस किया। और तभी फैंक कहते दादी ये जीन है मेरा और टैंक का बेटा। तो टैंक कहते किसने कहा, मैं कितनी बार कोई तुम्हारा बेटा नहीं है। तभी दादी कहती टैंक मैंने DNA तो करवा लिया है और ये मेरा परपोता है, मैं जानती हूँ। तो फैंक कहते अब तुम सच तो कह ही सकती हो ना कि 6 साल पहले तुम ही मेरे साथ। तो टैंक कहती फैंक तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा बच्चा भी है और मैं किसी रिश्ते के बीच तो आना नहीं चाहती। तो फैंक कहता है मेरे और सुजी के बीच में कभी कुछ था ही नहीं, मेरा बस एक ही बच्चा है और वो जीन है। तो टैंक कहती पर तुम तो सुजी से प्यार करते थे ना और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तो फैंक कहता है मैंने जो भी किया बस अपनी जिम्मेदारी के नाम पर किया था, मुझसे 6 साल पहले गलती हो गई। मैंने सोचा कि मैंने सुजी के साथ में ही नाइट स्पेंड किए और वही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, पर मैंने जिस पर्सन से प्यार किया वो हमेशा बस तुम ही थी। दादी कहती मैं सारी बातों को टेस्टिफाई कर सकती हूँ कि फैंक सच कह रहा है। हमें बाद में पता चला था कि सुजी ने और शू ने तो फैंक को अपनी बातों में फंसाया था और मैंने इन दोनों को तो समंदर में फेंक दिया। तो फैंक कहता जान तक मैं तुम्हारे साथ पहले बिना इमोशन के था, पर जब मैं तुम्हारे साथ ने उन 3 महीनों के कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे रहने लगा
मुझे ऑलरेडी तब तुमसे प्यार हो चुका था, पर सुजू ने हर बार मुझसे बस बच्चे की बात की और मैंने अपने इमोशंस को दबा दिया जिम्मेदारी के नाम पर। और मुझे बाद में पता चला कि वो बच्चा तो मेरा है ही नहीं। मैं तुम्हें खोजने गया पर दादी ने बताया कि तुम जा चुकी हो और मुझे पता था कि तुम मुझे हेट करती हो, पर मैंने हमेशा बस तुमसे प्यार किया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, क्या प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दो। कि यहाँ पर टैंग तो काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि जिन कहता मम्मी मुझे पापा चाहिए। अब वो तो जिन को देखती है कहती फैंग से तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है सारी बातें। कि यहाँ पर फैंग तो टैंग को गले लगाता है, कहता टैंग भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। और यहाँ पर शॉबू भी खुश होता है अपनी बहन के लिए। और फिर 7 महीने बाद दादी काफ़ी खुश होती, बोलती जिन तुम बहुत ही जल्दी बड़े भैया बनने वाले हो। यहाँ टैंग तो प्रेग्नेंट होती है कि तभी वहाँ पर फैंग फूलों के साथ आता है, कहता है वाइफ थैंक यू सो मच मुझे फिर से चांस देने के लिए। और यहाँ पर टैंग को वो तो किस करता है, तो टैंग कहते हैं हमारी फैमिली कभी भी अलग नहीं होगी। कि तभी शापक कहता है दी स्माइल, और यहाँ पर वो तो फोटो इसको क्लिक करता है। यहाँ पर इनकी फैमिली फोटो होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।